Hello everyone. Good evening all of you. Today's I am presenting here to a new topic, people and environment interaction. ये जो हम JRF नेट पेपर 1 में जो पढ़ रहे हैं जिसको, उसमें बहुत सारे सेक्शंस डिवाइडेड हैं, जिसमें से एक है पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। तो एनवायरनमेंट के बारे में इसमें हम नॉलेज गेन करेंगे। तो ये जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारे सराउंडिंग एरिया से रिलेटेड है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो जो पीपल और इन्वायरमेंट का जो आपस में इंट्रैक्शन है वो किस तरीके से रहता है, वो किस तरीके से होना चाहिए, दैट शुड बी। तो वो हमें इसमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। JRF पेपर 1 में ये सेक्शन 9 है, पीपल एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द टर्म इकोसिस्टम वॉज क्वाइंड। बहुत कॉमन सा ये क्वेश्चन है कि टर्म इकोसिस्टम किसने क्वाइन, किसने डिस्कवर किया था, किसने दिया था। फर्स्ट है आर्थर टेंसले, बी A.L. गोर, सी अर्हीनियस सेवेंटे, जी मोवियस। तो इसका आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, आई थिंक सभी को इसका आंसर जो होगा नोन होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, आर्थर टेंसले। तो इकोसिस्टम जो वर्ड है वो किसने दिया था, आर्थर टेंसले ने गिवन किया था, क्वाइन किया था। नेक्स्ट इज हु वाज फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड इकोलॉजी इन 1866। देखिए अभी हमने इससे पहले इकोसिस्टम वर्ड की बात करी थी कि इकोसिस्टम किसने क्वाइन किया था, तो वो आपका A.G. टेंसले या फिर आर्थर टेंसले हो गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पूछा इकोलॉजी से रिलेटेड पूछा है कि इकोलॉजी 1866 में किसने डिफाइन किया था। H. रिटर, B. हैकल, चार्ल्स एल्टन या ऑडम। तो यहाँ पे जब इकोलॉजी वर्ड की बात हो रही है तो इकोलॉजी को सबसे पहले क्या डिफाइन किया तो वह हैकल ने किया था। Third question is, in the study of man-environment interaction, the statement of Miss Sample that the humans are slowly the product of their environment is। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिसंबर 2004 में आया हुआ है कि एक मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की जो बात की थी, एक स्टेटमेंट है। मिस सैम्पल वो कहती हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं स्लोली प्रोडक्ट होते हैं तो उनके एनवायरनमेंट का मतलब कि ऐसा हमने पढ़ा है एनवायरनमेंट में कि जो एनवायरनमेंट होता है ना, तो ह्यूमंस का क्या होता है स्लोली प्रोडक्ट होता है कि ऐसा कि ह्यूमंस चाहते हैं वो ऐसा स्लोली एनवायरनमेंट को बना देते हैं। तो एक ऑप्शन है कि एन ओपिनियन है, परज्यूस्ड है, या फिर अ फैक्ट है, या वाइडली एक्सेप्टेड फिनोमेना है। तो इनमें से क्या आंसर ठीक हो सकता है इस स्टेटमेंट के लिए। तो इस स्टेटमेंट के लिए जो ऑप्शन सी है वो ठीक है, ये एक फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अ हैबिटाट क्या है। हैबिटाट क्या होता है। एन एरिया इनहेबिटेड बाय अ कम्युनिटी, a small part of ecosystem, a particular area inhabited by plants and animals, the number of different organisms living in a specific area। तो हैबिटेट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। हैबिटेट वो होता है जहाँ पे पर्टिकुलर स्पीसीज़ या पर्टिकुलर स्पीसीज़ जो होती हैं वो रहती हैं, उनके रहने का नेटिव प्लेस कह लीजिए। तो जो सी है, अ पर्टिकुलर एरिया इनहेबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज़ नोन एज हैबिटेट। Option C is the right answer. Question number 5. Biome is a natural community of biome किस टाइप की नेचुरल कम्युनिटी है। ऑप्शन ए, प्लांट इन जियोग्राफिकल एरिया,
एनिमल इन अ जियोग्राफिकल एरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया या प्लांट्स इन द अर्थ रीजन। तो बायोम की बात करें तो नेचुरल कम्युनिटी की जब बात हो रही तो नेचुरल कम्युनिटी में देखिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही नेचुरल ही कम्युनिटी है, नेचुरल ऑर्गेनिज्म है, नेचुरली थिंग्स हैं, है ना। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया में जो रह रहे हैं उनको बायोम कहा है। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if we combined all the ecosystem present on earth then it is called, अगर हम जितने भी इकोसिस्टम है पूरा अर्थ का जो प्रेजेंट है अर्थ पे उसको कंबाइन कर लेते हैं, फिर हम उसको क्या बोलेंगे? बायोम कहेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे, हैबिटाट कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। देखिए हैबिटाट हमने अभी पढ़ा, चाहे एनिमल और प्लांट्स जो रह रहे हैं एक जगह पे स्पेसिफिक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे, वो हैबिटाट है। इकोलॉजी जो वर्ड है वो इकोलॉजी जो है वो पूरे मतलब आपके आसपास के परिवेश से रिलेट करता है। बायोम भी हमने अभी रीड किया कि बायोम क्या है ना। तो ये जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर जो अगर हम पूरे इकोसिस्टम जो प्रेजेंट है अर्थ को उसको अगर कंबाइन कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर कहलाएगा, राइट। दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द एनर्जी इन अ फूड चेन ऑरिजिनेट फ्रॉम, जो भी फूड चेन में जो एनर्जी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी? प्लांट से, बी सी से, डी सी सन से, ऑल ऑफ दिस। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ऑल द एनर्जी इन अ फूड चेन, फूड चेन की बात हो रही है यहाँ पे। तो फूड चेन में कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है ना एनर्जी, ये नहीं पूछ रहे कि प्रोड्यूस क्या कर रही है, एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। ओरिजिनेट मतलब उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? तो सन इज़ द ओरिजिन ऑफ एनी एनर्जी इन अ फूड चेन। तो फिर सन क्या है? फूड चेन का ओरिजिनेट पॉइंट है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है कोई भी एनर्जी फूड चेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फूड वेव इज़ टू शो, फूड वेव क्या कहलाता है? देखिए फूड वेव यानी खाद्य जाल, जिसको हिंदी में खाद्य जाल, खाने का फूड का जो जाल है वेव है वो क्या शो करता है? तो ऑप्शन ए है हाउ फीडिंग रिलेशनशिप्स आर इंटरलाइन, जो फीडिंग कर रहे हैं जितने भी स्पीसीज हैं आपस में जो इनका रिलेशनशिप कैसा है इंटरलिंक्ड में, इंटरलिंक्ड इनका रिलेशन कैसा है। हाउ सेवरल फूड चेन आर कनेक्टेड टुगेदर, कि फूड चेन आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। हु ईट वॉट, कौन क्या खा रहा है। ऑल द अबव। आंसर दीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे फूड वेव जाल होता है, जाल बन जाता है, जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है उस तरीके का है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके रिलेशनशिप भी देखे जाएंगे, वो जो फीडिंग का उनका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक किया हुआ है, फूड चेन आपस में कैसे कनेक्ट हैं, वो क्या खा रहा है, किसको कौन खा रहा है, ये सारी चीज़ें फूड वेव में क्या है इंक्लूड की जाती हैं। तो ये सभी क्या है ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the analysis of man-environment relationship, pragmatic possibilism implies that, ये भी क्वेश्चन 2004 में गिवन है, ये हमारी प्रैक्टिस सेट है। तो जो इन्वायरमेंट, जो मैन का रिलेशनशिप है, मैन और इन्वायरमेंट का जो उसका रिलेशनशिप है वो कैसे इम्प्लाइज होता है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शंस क्या है? ए ऑप्शन है देयर इज़ नो लिमिट मैन टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि मैन किस तरीके से जो अर्थ के रिसोर्सेज उनको एक्सप्लॉइट कर लेगा। देयर आर लिमिट पॉसिबिलिटीज़ टू एक्सप्लोर द अर्थ रिसोर्सेज, अर्थ की जो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लोर करने के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ है वो लिमिटेड की हुई हैं। द मैन हैज़ टू वॉच द एक्सेस सिचुएशन एंड देन गो अहेड विद द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो मैन है वो सिचुएशन को एक्सेस को जो करता है क्या वॉच करता है, उसके बाद वो देखता है कि कैसे यूटिलाइजेशन करना है। एंड ऑप्शन डी इज़ द मैन हैज़ टू कीप इन mind only his basic needs while turning to the hardness of potential resources the earth,
जो मैन है वो अपनी बेसिक्स नीड्स को अपने माइंड में रख के ही क्या करता है, इनकी पोटेंशियल को क्या करता है, यूज़ करता है, प्लानिंग करता है। जो ऑप्शन नंबर सी है इसके लिए वो राइट हो जाएगा कि द मैन हैज़ टू वॉच एंड एक्सेस द सिचुएशन एंड देन गो अहेड विद रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या इंक्लूड होगा, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ऑल ऑफ दिस। देखिए बायोस्फीयर की बात हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में की थी कि जितना इकोसिस्टम में प्रेजेंट है वो सारा ही जब कंबाइंड कर लिया जाएगा तो बायोस्फीयर कहलाएगा। तो बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर भी आएगा, लिथोस्फीयर भी आएगा, एटमॉस्फेयर भी आएगा, सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, interlocking of two or more types of food chains at different trophic level is called। आपस में जो फूड चेन्स हैं वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे जो क्या आती हैं, इंटरलॉकिंग हो जाती है उनकी, तो उनको क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे, फूड वेव कहेंगे, या सक्सेशन कहेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड कहेंगे। देखिए अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फूड वेव के बारे में पढ़ा था कि वो सभी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं कि कैसे वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से फूड फीडिंग के लिए, ठीक है ना, वो किस तरीके से क्या खा रहे हैं, कौन क्या खा रहा है। तो ये यहाँ पे जब इस चीज़ की बात हो रही है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाता है, फूड वेव। फूड वेव इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, the transfer of food energy through a chain of organism from one trophic level to another trophic level। जब ट्रांसफर वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में जब किसी भी फूड चेन का क्या है ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, एनर्जी चेन कहेंगे, फूड चेन कहेंगे, ट्रॉपिक चेन कहेंगे, ऑर्गेनिज्म चेन कहेंगे। ये 4 ऑप्शंस गिवन है, इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज़ करना है। लेट्स थिंक अबाउट दैट कि क्या कहेंगे वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल को एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, फूड चेन कहेंगे उसको। जब एक टॉपिक लेवल से अनदर टॉपिक लेवल में एनर्जी को ट्रांसफ़र होता है तो उसको फूड चेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ कीस्टोन स्पीसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स। कीस्टोन स्पीसीज होती है, एक स्पीसीज है, उसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं कि वो डिसअपॉर्चुनेट क्या होगा, लार्ज इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम उसका हो जाएगा, इकोसिस्टम पे जो इम्पैक्ट है वो डिसअपॉर्चुनेट हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, सॉरी। बी है वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बहुत ही मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो कीस्टोन स्पीसीज की बात की जा रही है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाएगा कि डिसप्रोपोर्शनेट लार्ज इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे बहुत लार्ज इफेक्ट पड़ेगा, वो जिसका जो प्रोपोर्शन जो है वो कैसे है, राइट या रॉन्ग, कैसे भी इसको प्रोपोर्शनेट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अ पॉपुलेशन दैट इज़ एट इक्विलिब्रियम इज़। जो पॉपुलेशन होती है वो इक्विलिब्रियम पे कैसी होती है, उसको क्या बोलेंगे, कैसा होगा, स्टेडली डिक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग होगी, इट्स नंबर ऑलमोस्ट स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका नंबर है किसी टाइम पीरियड के लिए ही ओवर होगा, या इंटरमिक्सिंग रैपिडली विद अदर पॉपुलेशन, या अदर पॉपुलेशन के साथ ही इंटरमिक्सिंग करेगी रैपिडली। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इट्स नंबर इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल ओवर अ टाइम पीरियड। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, इसका जो नंबर होगा ना इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन का वो अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन। फूड चेन में प्रोड्यूसर को कैसे क्या कंसिडर किया जाता है कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। देखिए प्लांट्स को तो हम लोग जानते ही हैं कि फूड प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं, यही प्रोड्यूसर का वर्क करते हैं, इनको ही प्रोड्यूसर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर फॉर लिविंग। इनमें से प्रोड्यूसर पे लिविंग पे के रहने के लिए डायरेक्टली डिपेंडेंट कौन है? कार्निवोरस हैं, डिकम्पोजर्स हैं, स्कैनिवर्स हैं या फिर हर्बीवोरस हैं। तो हर्बीवोरस जो है प्रॉपरली डिपेंड है आपके फूड पर, मतलब प्लांट्स पे। तो डी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 17, द एनिमल विच फीड ओनली ऑन अदर एनिमल्स आर नोन एज। बहुत मतलब बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो सभी को मालूम होगा कि जो भी एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं तो उनको कार्निवोरस कहते हैं। ये सभी ने पढ़ रखा है ऑलमोस्ट सेकंड से थर्ड स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। बट ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में। नेक्स्ट, द ग्रीन प्लांट्स विच कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर टर्म्ड एज। मतलब वो प्लांट्स जो फूड बनाते हैं खुद ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे, उनको क्या कहते हैं? उनको हर्बीवोरस कहेंगे, कार्निवोरस कहेंगे, ऑटोट्रॉफ। अभी बताया कि जो प्लांट्स जो अपने फूड खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ प्लांट्स कहते हैं, तो इस टर्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। Next is the various level through which energy passes into an ecosystem are called। जो डिफरेंट लेवल्स पे क्या होती है इकोसिस्टम में एनर्जी को पास आउट किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? कंज्यूमर्स, ऑटोट्रॉफ्स, ट्रॉपिक लेवल्स, नन ऑफ द अबव। तो उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको हम ट्रॉपिक लेवल्स कहेंगे। अभी हमने एनर्जी की ट्रांसफ़र की बात करी है डिफरेंट लेवल पे, तो उनको ट्रॉपिक लेवल्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज। जो ट्रांजिशनल एरिया है दो इकोसिस्टम के बीच का, उनको क्या कहेंगे? इकोलाइन कहेंगे, इकोटूरिज्म कहेंगे, इकोटोन कहेंगे, नॉन ऑफ दिस। तो ट्रांजिशनल एरिया जो दो इकोसिस्टम के बीच का है उसको इकोलाइन टर्म से मेंशन करेंगे। आंसर ए इज द राइट आंसर फॉर द इकोलाइन। पॉपुलेशन क्या कंसिस्ट करती है? ऑप्शन ए, ऑर्गेनिज्म इन अ स्पीसीज दैट आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एमंग देमसेल्फ, कि वो अपनी स्पीसीज के लिए रिप्रोड्यूसिंग के लिए केपेबल है। बी, डिफरेंट स्पीसीज दैट कैन इंटरब्रीड, वो डिफरेंट स्पीसीज को इंटरब्रीड कर सकता है। सी, कलेक्टिव मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज लिविंग एंड इंटरएक्टिंग द अक्रॉस द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या लिविंग स्पीसीज के साथ क्या कर सकता है? आपस में इंटरेक्टिंग कर सकता है। सम ऑर्गेनिज्म दैट मे नॉट बी बिलोंग टू एनी स्पीसीज, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है स्पीसीज बिलोंग नहीं करेंगी। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो सी है कि कलेक्टिव मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज लिविंग एंड इंटरएक्टिंग अक्रॉस द बायोस्फीयर, ये जो होगा हमारा पॉपुलेशन के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था वो हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आज का जो सेशन है हमारा पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, तो इसमें हमने जो अभी डिस्कस किया है वो थ्रू आउट एनवायरनमेंट का जो बेसिक्स था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट सीरीज़ में जो है हम इससे पॉपुलेशन से या फिर पीपल, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक शेयर जो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपके लिए जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन में हम इनकी प्रैक्टिस सेशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।